Assalamu alaikum. I welcome all of you to this class. As we have seen that recently the syllabus of political science of second semester has been changed and new topic has been introduced, that is constituent assembly and overview. पहला जो हमारे पास सिलेबस था उसमें पहला यूनिट जो था वो था अप्रोचेस टू इंडियन पॉलिटिक्स, लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड गांधीयन। लेकिन अब जो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ओवरव्यू। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ओवरव्यू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आगे जाने से पहले हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या चीज़ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, इट मीन्स ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ एनी कंट्री। फंडामेंटल रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स जो कि ज़रूरी होती है एक कंट्री को चलाने के लिए, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट मीन्स ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स विच आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ एनी कंट्री। तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। जो ज़रूरी प्रिंसिपल्स हमें अपनाने पड़ते हैं, अहम रूल्स, रेगुलेशंस जिनसे हम एक कंट्री को चलाते हैं, एक कंट्री को एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि जो रूलर्स हैं उनके पावर्स क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है जो जो नागरिक है, जो एक कंट्री में लोग रहते हैं, उनके राइट्स क्या है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि रूलर्स एंड द रूलर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, गवर्नर्स एंड गवर्नर के बीच क्या रिलेशनशिप है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि एक पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के बीच रिलेशनशिप कैसी है, पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच रिलेशनशिप कैसी है, आपकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो रिटन इंस्ट्रूमेंट, हम कॉन्स्टिट्यूशन की एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, ए रिटन इंस्ट्रूमेंट एम्बॉडिंग द रूल्स ऑफ अ पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके रूल्स क्या है। A written document, a written instrument embodying the rules of a political or social organization. So this is constitution. Now coming to the constituent, अब ये constitution कैसे बनाया गया है। तो कमिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया है। तो इट वाज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया था। अब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होता क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम किसको कहते हैं? व्हाट्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीन्स ए बॉडी ऑफ पर्सनस, a body of persons entrusted with the task of framing the constitution for any country। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, a body of persons होता है, एक्सपर्ट होते हैं जिनको काम दिया जाता है कि आप एक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो लाइक अदर लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं उनका ताल्लुक लॉ के साथ होना चाहिए। दे शुड बी हैविंग अ बैकग्राउंड ऑफ लॉ, कानून। नाउ कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इसकी हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, पहली बार 1934 में एम एन रॉय ने ये बात छेड़ी है। पहली बार 1934 में एम एन रॉय, जो जिसकी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एफिलिएशन थी, जिसका जो कम्युनिज्म पे एतमाद रखता था, 1934 में एम एन रॉय ने पहली बार ये बात छेड़ी है कि इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। It was for the first time in 1934 that M.N. Roy, a communist, demanded or presented an idea for the Constituent Assembly। तो एक इंडिविजुअल लेवल पे था। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे पहली बार 1935 में ये बात छेड़ी गई। एम एन रॉय ने इंडिविजुअल लेवल पे ये बात छेड़ी थी और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे पहली बार ये बात 1935 में सामने आ गई जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। इन 1935 फॉर द फर्स्ट टाइम एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज raised by Indian National Congress। Indian National Congress, it was
It was an association, it was an organization which was established way back in 1885 by A.O. Hume, एलन ओक्टूवन ह्यूम, जो एक ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की एस्टैब्लिशमेंट होती है एक ब्रिटिश रिटायर्ड सिविल सर्वेंट के द्वारा, जिसका नाम था A.O. ह्यूम। और इस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार 1935 में ये बात रेज की, ये इशू रेज किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक असेंबली होनी चाहिए जो फ्यूचर में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। 1938 में जवाहरलाल नेहरू, जो उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उसने ऑफिशियली एक स्पीच दी। उस स्पीच में वो कहता है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जब वो एक स्पीच देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच इज इलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, विच इज इलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। जो नेहरू थे, नेहरू जी ने 1938 में पहली बार ये बात छेड़ी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया जो हमें बनाना है, आज़ाद भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होगी। इट विल नॉट बी अंडर द domination of any foreign country. It will be a sovereign constituent assembly. It should be a sovereign constituent assembly, and this sovereign constituent assembly will frame a constitution for independent India. यहाँ पे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया sovereign. Sovereign का मतलब है वो constituent assembly जो किसी दबाव में नहीं आएगी, which will be independent. उसके बाद हम देखते हैं ब्रिटिशर्स ने पहली बार 1940 में ब्रिटिशर्स ने पहली बार 1948 में इस डिमांड को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया। अभी तक हम देखते हैं M.N. रॉय ने इंडिविजुअल लेवल पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ये डिमांड की थी, क्योंकि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इट वाज रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट ऑल द सेक्शंस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ऑल द सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, बारिंग समवेयर being represented by this Indian National Congress. तो उसके बाद हम देखते हैं ये जो अब डिमांड्स आती जा रही थी from one way, they were officially accepted by the British in 1940 via August offer. उसके बाद हम देखते हैं in 1940 क्रिप्स प्रपोजल रिकमेंडेड। 1942 में क्रिप्स प्रपोजल, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने एक प्रपोजल रिकमेंड की। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कहते हैं, वो कहते हैं कि आफ्टर वर्ल्ड वार, क्योंकि जब 42 का टाइम था, जब 40s का टाइम था, तो उस वक्त वर्ल्ड में सेकंड वर्ल्ड वार चल रही थी। एट ग्लोबल लेवल देयर वाज सेकंड वर्ल्ड वार। उस वक्त दुनिया में दूसरी जंग अजीम जारी थी। तो उसी वक्त क्रिप्स ने कहा कि आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वार सेकंड हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। वो जो प्रपोजल उसने दी, उस प्रपोजल में उसने कुछ स्टेप्स दिए, कुछ स्ट्रैटेजी दी कि हम इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाएंगे। ये जो क्रिप्स प्रपोजल है, क्रिप्स प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया, क्योंकि जो क्रिप्स प्रपोजल थी, मुस्लिम लीग का कहना था कि इंडिया शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स। उसके बाद हम देखते हैं 1940 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। 1946 कैबिनेट मिशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 members फ्रॉम ब्रिटिश कैबिनेट। इन 1946 कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। In 1946, cabinet mission came to India with a scheme for Constituent Assembly. एक स्कीम के तहत in 1946 cabinet mission arrived in India with a scheme for Constituent Assembly. इस कैबिनेट मिशन में 3 members थे। The cabinet mission consisted of 3 members: Sir Stafford Cripps, Lord Patrick Lawrence, and A.V. Alexander.
द 3 members ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान वायर सर स्टेफर्ड क्रिप्स, वो पहले उसने प्रपोजल दिया था 1942 में। उसके बाद दूसरे जो थे वो A.V. अलेक्जेंडर थे, एंड थर्ड वाज लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। दे ऑल वायर द मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, सो दे वेर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दिस कैबिनेट मिशन पब्लिश्ड इट्स प्लान इन 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपना प्लान दिया, अपनी सेट ऑफ प्रपोजल्स दिए। The main objective of this cabinet mission was to devise a machinery to draw up the constitution for इंडिपेंडेंट इंडिया। तो दिस ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका मेन इंटेंट क्या था इस कैबिनेट मिशन का? इसका मेन इंटेंट ये था कि हम एक मशीनरी ड्रा करेंगे विच विल फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। इन शॉर्ट इट वाज गिविंग अ डायरेक्शन टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। CMP Cabinet Mission Plan of 1946 proposed that there shall be a Union of India। कैबिनेट मिशन ने कहा कि यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया, विच वुड बी एम्पावर्ड टू डील विद डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। और ये जो यूनियन गवर्नमेंट होगी इट विल बी डीलिंग विद, इट विल बी प्रोवाइडेड विद डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। इट रिकमेंडेड एन अनडिवाइडेड इंडिया। ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है इसने अनडिवाइडेड इंडिया, दैट मीन्स इट वाज यूनाइटेड इंडिया, एंड इट टर्न डाउन द मुस्लिम लीग्स। और उस वक्त जो मुस्लिम लीग की एक डिमांड थी कि इंडिया शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 सॉवरेन कंट्रीज, इंडिया एंड पाकिस्तान, वो कैबिनेट मिशन प्लान ने पूरी तरीके से रिजेक्ट किया था। द प्रपोजल ऑफ मुस्लिम लीग रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू 2 India and Pakistan were rejected by Muslim League outrightly. The cabinet mission restricted the communal representation। कैबिनेट मिशन ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी क्रिटिसाइज किया था। इसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है पीपल हैव टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर community, people have to be elected on the basis of representation। In a way it was a direct reference that India should be divided into 2 sovereign countries। अगर हम on the basis of community लोगों को representation देंगे तो इन अ वे वी विल हैव डिफरेंट इंडियाज। तो कैबिनेट मिशन प्लान ने इस चीज़ को भी पूरी तरीके से रिजेक्ट किया था। उसके बाद हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन लोग थे, कौन कौन पॉलिटिकल, कितने मेंबर्स थे? This Constituent Assembly was constituted in 1946 under the scheme formulated by CMP। Constituent Assembly को नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। टोटल स्ट्रेंथ जो इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की थी, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज टू बी 389। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में टोटली 389 मेंबर्स होने चाहिए थे, टोटली इट वाज अ प्रपोजल। 296 were allotted to British India and 93 were allotted to princely states। हम देखते हैं जो 296 मेंबर्स थे दे वर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, जिनको गवर्नर जनरल डायरेक्टली रूल कर रहा था, एंड 93 वायर टू बी अलॉटेड टू प्रिंसली स्टेट्स। और 93 सीट्स ऐसी थी जो प्रिंसली स्टेट्स के लिए रिजर्व रखी गई थी, जिनको प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे। आउट ऑफ 296 जो 296 स्टेट्स थी, जो 296 सीट्स जो थी, जो 296 सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिनको ब्रिटिश इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा था, उसमें से 292 वायर ड्रॉन फ्रॉम 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस। 292 स्टेट्स ऐसी 292 सीट्स ऐसी थी जो ब्रिटिश प्रोविंसेस से थी, जैसे मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, पंजाब, NWFP का मतलब है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, कामा सिंध, बंगाल एंड आसाम। जो ये 292 सीट्स जो ब्रिटिश इंडिया को दी गई थी, जो 292 सीट्स ब्रिटिश इंडिया को दी गई थी, ये 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस से थी। जो ये 11 प्रोविंसेस थी वो इस तरीके से थी: मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, पंजाब, NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बंगाल एंड आसाम, एंड 4 फ्रॉम द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। और 4 सीट्स ऐसी थी जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से थी। ये 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस क्या थी? एक थी
दिल्ली, दूसरी थी अजमेर मेरवारा, तीसरी थी कुर्ग और लास्ट थी ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो मैंने बेटा आपको आपके सामने ये रखा, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम पढ़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को 1946 नवंबर 1946 को हमने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया, बनाया अंडर द फॉर्मुलेशन अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय सीएमपी। जो इसकी टोटल स्ट्रेंथ थी वो 389 थी। इन 389 में से 296 ब्रिटिश इंडिया को दी गई थी और 93 हमने प्रिंसली स्टेट्स को दिए थे। जो 296 थे उनमें से 292 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस को दिए गए थे और 4 हमने कमिश्नर चीफ कमिश्नर्स को दिए गए थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। जब हमने सीट्स एलोकेट किए ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, तो हमने उस वक्त प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अपनाया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है 1 सीट अलॉटेड टू एवरी 1 मिलियन पॉपुलेशन, या हम कहेंगे हमने पॉपुलेशन का पूरा ख्याल रखा था। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सीट्स वर एलोकेटेड टू द seats were allocated in this constituent assembly. Seats allocated to each British provinces were to be divided among the 3 principal communities. उस वक्त 3 principal communities थी, मुस्लिम्स थे, सिख्स थे एंड रेस्ट ऑफ। रेस्ट का मतलब है हिंदूज या बाकी जो उस वक्त कम्युनिटीज थी, और इनको भी सीट्स हमने दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। The representatives of each community were to be elected by the members of that community by provincial legislature. ये जो हर किसी कम्युनिटी के जो मेंबर्स थे उनको हमने इलेक्ट किया था। They were to be elected by the members of that community. उसी कम्युनिटी, सपोज जो हिंदूज थे उनको हिंदू कम्युनिटी इलेक्ट करेगी, जो मुस्लिम्स है उनको मुस्लिम कम्युनिटी इलेक्ट करेगी, जो सिख्स है उनको सिख कम्युनिटी इलेक्ट करेगी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। क्योंकि हमारे पास उस वक्त जैसे आज हमारे पास होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स, उस वक्त थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में ही आपको मेंबर्स को इलेक्ट करना था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। तो इन अ वे ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। जो प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको नॉमिनेट किया जा रहा था। दे वर नॉट इलेक्टेड, दे वर नॉमिनेटेड बाय द जो राजा होता था एक प्रिंसली स्टेट का। जो ये सभी मेंबर्स थे उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता था। अब है इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए कब हुए? इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वायर हेल्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त 1946। क्योंकि मार्च में कैबिनेट मिशन प्लान यहाँ पे आता है, वो रिकमेंडेशंस देता है कि हमें इलेक्शंस करने हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए। तो 9 जुलाई अगस्त में यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। और इन इलेक्शंस में जो इलेक्शंस होते हैं 296 स्टेट्स के लिए, 296 सीट्स के लिए जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कांग्रेस ने 208 सीट्स जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स जीती, और जो बाकी 15 सीट्स थी वो स्मॉल ग्रुप्स और इंडिपेंडेंट्स ने जीती। और जो 93 जो सीट्स हमने रिजर्व रखी थी, जो हमने प्रिंसली स्टेट्स को दी थी, दे कुड नॉट बी फिल, उनको हमने फिल नहीं किया। दे कुड नॉट बी फिल्ड एज दे रिमेन अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से काफ़ी दूर रहे थे। और जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इट कंप्राइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में जो लगभग सभी कम्युनिटीज़ थी, जो सभी सेक्शंस थी, सभी सेक्शन से सभी कम्युनिटीज़ से तो मेंबर्स थे, चाहे हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, सिख्स थे, पारसीज थे, जैनस थे, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एससीज, OBCs, STs and women. All the sections of Indian society were more or less represented in this Constituent Assembly. Constituent Assembly में उस वक्त जो इंडियन सोसाइटी थी जो डिफरेंट सेक्शंस थे, SCs थे, STs थे, OBCs थे, वुमेन थी, हिंदूज थे, सिख्स थे, मुस्लिम्स थे, Jainas, Buddhists, almost all the sections of Indian society were represented in this Indian Constituent Assembly. The assembly included all the important personalities. Assembly में उस वक्त लगभग सभी लोग थे, सभी इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो थे उस वक्त इंडिया में जो रह रहे थे, सभी लोग उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे, एक्सेप्ट one, that's Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was not the member of this Constituent Assembly. Except Mahatma Gandhi, almost all the important luminaries of that time were
of that time, barring their caste, class, creed, religion, were the members of this Constituent Assembly. I think it's all for today in this topic. Working of Constituent Assembly will be taught in a separate lecture on tomorrow. It's enough. Thank you.